गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनसत्ता के एडिटोरियल के बारे में। तो यदि किसी प्रकार का आपका ओपिनियन हो मुझसे या इस लेख से संबंधित तो ज़रूर बेझिझक आप जाकर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, उससे मैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे वनों की सफाई से बढ़ते खतरे, पंकज चतुर्वेदी। तो आपको बता दें, इस समय जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं चल रही हैं, सुनामी आ रही हैं, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, और जितने भी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं वो पूरी तरह से मानव कृत्य के द्वारा घटित हो रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं मानवों ने इतना हस्तक्षेप कर दिया था पर्यावरण में, ठीक है, या फिर उन रचनाओं में जहाँ पर उसे नहीं करना चाहिए, इतना दोहन कर दिया कि आज सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं, असंतुलन की स्थिति में जा चुकी हैं। इसलिए तमाम तरह की समस्याएं आपको पूरी पृथ्वी पर देखने को मिल सकती हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वनों का महत्व हमारे पृथ्वी पर कितना है, उसका असर क्या पड़ता है, यदि न रहें तो उसका मानव के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। चलते हैं आगे। असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले के बीच स्थित देहिंग पतकली हाथी संरक्षित वन क्षेत्र के घने जंगलों को पूरब का अमेजन कहा जाता है। कोई 650 वर्ग किलोमीटर का यह वन 30 किस्म की विलक्षण तितलियों, 100 किस्म की आर्किड्स सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्य जीवों व वृक्षों का अनूठा जैव विविधता वाला संरक्षण स्थल है। लेकिन अब यहाँ हरियाली ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस जंगल के 98.59 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला खनन की मंजूरी दे दी है। यहाँ करीब सलेकी इलाके में पिछले करीब 120 साल से कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि कंपनी की लीज सन 2003 में समाप्त हो गई थी और उसी साल से वन संरक्षण अधिनियम भी लागू हो गया। आपको बता दें, हमारे देश में जो एनजीटी है, एक बोर्ड है, उसके माध्यम से तमाम तरह की चीज़ों पे चिन्हित किया जाता है कि इतना ही जो भूगर्भ जल है उसका दोहन किया जाए, या फिर भूगर्भ में जो भी संसाधन है नेचुरल है उनका दोहन इतना ही होना चाहिए। पर दोस्तों कुछ नहीं, जिसको जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा का वो अपने यहाँ भंडार कर ले रहा है। भले बाहर आकर वो चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो जाएं, पर दोस्तों वो चाहते हैं कि पृथ्वी की कोख में, उसके गर्भ में कुछ बचा ना रहे। यही तो कारण है ज्वालामुखी आने का, भूकंप आने का, वायुमंडलीय जो समय है वो उसमें फेरबदल करने का। ये सारी चीज़ें मानव कृत्य के द्वारा हो रही हैं। मानव ने इतना हस्तक्षेप कर दिया, उसमें इतना इंटरफियर कर दिया कि सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यही कारण है कि दोस्तों आज स्वच्छ पानी कहीं भी नहीं बचा है। पहले लोग मिसाल देते थे कि गांव में स्वच्छ जल मिलता है, पर आज इस तरह से किसान तमाम तरह के कीटनाशक, तमाम तरह के यूरिया खाद, केमिकल पूरा अपने खेत में डाल देता है। उसके बाद वही जो स्रोत है नीचे रिस के वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और जो एक प्योर वाटर था, जो भूगर्भ में एक भंडार था जल का, अब वो भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। लेकिन कानून के विपरीत वहाँ खनन चलता रहा है। अब जंगल के बीच बारूद लगाने, खनन करने, परिवहन की अनुमति मिलने से यह साफ हो गया कि पूर्वोत्तर का यह जंगल अब अपना जैव विविधता भंडार खो देगा। यह दुखद है कि भारत में अब जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। फिर भी पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए 38 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए। सोचिए, 38 करोड़ से ज़्यादा। विश्व के पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 117वें स्थान पर है। इस साल मार्च के तीसरे सप्ताह से भारत में कोरोना संकट के चलते लागू की गई बंदी में भले ही दफ्तर, बाजार आदि पूरी तरह बंद रहे हों, लेकिन 31 विकास परियोजनाओं के लिए घने जंगलों को उजाड़ने की अनुमति देने का काम नहीं रुका। 7 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की गई और ढेर सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए घने जंगलों को उजाड़ने को हरी झंडी दे दी गई। समिति ने पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 2933 एकड़ के भू उपयोग परिवर्तन के साथ साथ 10 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र की जमीन को भी कथित विकास के लिए सौंपने पर सहमति जाहिर कर दी। इस श्रेणी में प्रमुख प्रस्ताव उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए है। यह परियोजना बिनोग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना के लिए
768.155 हेक्टेयर वन भूमि और 105.422 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को पिछले साल राष्ट्रीय हरित पंचायत ने निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद इस परियोजना पर राष्ट्रीय बोर्ड ने कदम पीछे नहीं खींचे। आपको बता दें, राज्य सरकारें जिस तरह से तमाम प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने आप को एक हितैषी बताने के चक्कर में कि मैंने भैया 10 लाख करोड़ पेड़ लगा दिया, 10 लाख पेड़ लगा दिया, कोई कहता है मैंने 1 करोड़ पेड़ लगा दिया, समझ में नहीं आता कि कहाँ का क्या मंगल ग्रह पे जाकर ये लगा के चले जाते हैं, क्या पेड़ नहीं दिख रहे हैं। पेड़ लगा देना ही बहादुरी नहीं है, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी, उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी, उसके एक विकास मतलब उसके छोटे से लेके बड़े तक होने की जो रख रखाव की जो समस्याएं हैं, जो मेहनत लगती हैं, जब तक आप उस पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक इस तरह का आपका जो प्रयास है, इस तरह की जो बेबुनियाद आप कुछ भी बोल देते हैं, कोई मतलब नहीं है। आजकल जानते हैं पेड़ पौधे के नाम पे लोग कटीले मतलब ऐसे पौधों को लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। 2-3 साल के बाद वो ऐसे ही मुरझा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यदि आपको लगाना है तो पहली प्राथमिकता दें बरगद को, दें पीपल को, दें आम को, दें बड़े वृक्षों को दें, जिसे एक बार लगाने के बाद 100 साल, 150, 200 साल तक उनका अस्तित्व इस समाज में, इस देश में रह सकता है और उनका योगदान भी निरंतर लंबे समय अंतराल तक रहता है। जंगल उखाड़ने के लिए दी गई जिन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई उनमें पश्चिम घाट भी है और पूर्वोत्तर भारत भी। गुजरात के गिर अभ्यारण्य में बिजली के तार बिछाने की योजना है, तो तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में रेलवे लाइन बिछाने का काम भी होना है। यहाँ मखौड़ी और रेचन रोड रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 168.43 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा। तेलंगाना में ही ईटा नगरम वन्य अभ्यारण्य के भीतर गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए कोई 99.96 हेक्टेयर जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम के भीतर सड़क चौड़ी करने के लिए 1.94 हेक्टेयर वन भूमि को साफ कर दिया गया। यह किसी से छुपा नहीं कि दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट देश की कुल जैव विविधता की 30% का भंडार है। पर्यावरणीय संतुलन के मामले में यहाँ का सघन वन क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर रखा है। इसके बावजूद हुबली अंकोला रेलवे लाइन के लिए इस क्षेत्र के 596 हेक्टेयर जंगल काटने की अनुमति दे दी गई है। इस रेल लाइन को 80% हिस्सा घने जंगलों के बीच से गुजरेगा। जाहिर है पटरियां डालने के लिए 595.64 हेक्टेयर घने जंगलों को उजाड़ा जाएगा। इसके लिए कोई 2.25 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया गया है। कर्नाटक में ही कैगा परमाणु घर परियोजना 5 और 6 के विस्तार के लिए करीब 9,000 पेड़ काटे जाने को अनुमति दे दी गई है। गोवा कर्नाटक सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 4A के लेन विस्तार के लिए अनुमोद मोल्लम खंड के बीच भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य के एक हिस्से को उजाड़ा जा रहा है। यह भी पश्चिमी घाट पर एक बड़ा हमला है। आपको बता दें दोस्तों, पेड़ पौधों को काट कर जो पर्यावरणीय आवास है उनका विनाश करके हम अपने आप को मतलब किस विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। इससे दोस्तों जैव विविधता बिगड़ जाएगी। यदि जहाँ पे भी मानव रह रहा है वहाँ पे यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप कल्पना करिए वो क्षेत्र कैसा होगा, वो समाज कैसा होगा, वो देश कैसा होगा। तमाम तरह की मतलब मुझे लगता है कि तब तो ज़िंदगियाँ 10 साल से ऊपर नहीं जाएंगी। बच्चा 5 साल में जवान हो जाएगा और 10 साल के बाद सारी चीज़ें ख़त्म होकर वो मर जाएगा। और ये इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे कानूनी प्रावधान में डालना चाहिए। जिस तरह 2 बच्चे आप हो NPR होने वाला है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, उसके माध्यम से तमाम तरह की बातें चल रही हैं। सरकार इस पर विशेष कानून बना सकती है कि 2 बच्चे पैदा करें। उसी तरह दोस्तों आपका भी एक तरह से जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम 2, 10, 15 जो भी पेड़ हो, बस लगाने की नहीं, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जब तक वो बड़ा ना हो, जो भी उससे ज़रूरत की चीज़ें हों उसमें आप लगाएं। तब जाकर हम एक बढ़िया समाज की रचना कर सकते हैं। दुनिया का सबसे युवा और जिंदा पहाड़ कहलाने वाले हिमालय के पर्यावरणीय छेड़छाड़ से उपजी सन 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भुलाकर दूसरे इलाकों में हरियाली उजाड़ने का सिलसिला जारी है। सोचिए, जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आया था, नेचुरल डिजास्टर आया था, जिसके कारण दोस्तों लाखों लोग बेघर हो गए, मारे गए, लाखों लोग पलायन हो गए, तब भी अब भी हम सीख नहीं रहे हैं।
अब जाकर देखेंगे केदारनाथ में फिर वही चीज़ें चालू हो गई हैं। पिछले साल राज्य की कैबिनेट से स्वीकृति नियमों के मुताबिक अब कम से कम 10 हेक्टेयर में फैली हरियाली को ही जंगल कहा जाएगा। यही नहीं, वहाँ न्यूनतम पेड़ों की सघनता घनत्व 60% से कम न हो और उसमें 75% स्थानीय वृक्ष प्रजातियाँ उगी हों। जाहिर है, जंगल की परिभाषा में बदलाव का असल मकसद ऐसे कई इलाकों को जंगल की श्रेणी से हटाना है जो कथित विकास के राह में रोड़े बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, तमाम तरह के जो जंगल हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, क्योंकि अब नया परिभाषा निकाला जा रहा है सरकार के द्वारा कि जंगल की श्रेणी में कौन आएंगे। उत्तराखंड में बन रही पक्की सड़कों के लिए 356 किलोमीटर के वन क्षेत्र में 25,000 से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए हैं। मामला एनजीटी में भी गया, लेकिन तब तक पेड़ काटे जा चुके थे। सड़कों का संजाल पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी के से भी गुजर रहा है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में 15 बड़े पुल, 101 छोटे पुल, 3,596 पुलिया और 12 बाईपास सड़कें बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग परियोजना भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें न सिर्फ बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे बल्कि वन्य जीवन प्रभावित होगा और सुरंगें बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाएगा। सनद रहें, हिमालय पहाड़ न केवल हर साल बढ़ रहा है बल्कि इसमें भूगर्भीय उठापटक तेज हो रही है। भारत में पिछले 5 दशकों में जिस बड़े पैमाने पर जंगल को उजाड़ा जा चुका है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जंगलों की अपनी प्राकृतिक बनावट होती है, जिसमें सबसे भीतर घने और ऊंचे पेड़ों वाले जंगल होते हैं। इसके बाद बाहर कम घने जंगलों का घेरा होता है, जहाँ हिरन जैसे जानवर रहते मिलते हैं। मांसाहारी जानवरों को अपने भोजन के लिए महज इस चक्र तक आना होता था और इंसान का भी यही दायरा था। उसके बाद जंगल का ऐसा हिस्सा जहाँ इंसान अपने पालतू मवेशी चराता, अपने इस्तेमाल की वनोपज की तलाशता, और इस घेरे में ऐसे जानवर रहते जो जंगल और इंसान दोनों के लिए निरापद थे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और उसमें बसने वाले जानवरों की प्राकृतिक पर्यावास के नष्ट होने से इंसानी दखल से दूर रहने वाले जानवर सीधे मानवीय बस्तियों का रुख करने लगे। आज यही कारण कि दोस्तों छोटे छोटे अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, प्रिजर्वेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम तरह के जंगली जानवरों, चिड़ियों को लाया जा रहा है, संरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि भाई उनके प्राकृतिक आवास में तो हम घुस पड़े हैं। विकास के नाम पे हम जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने पूरी दुनिया जानती है, और हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया लगी हुई है। जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भयानक बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में छेड़छाड़ के कारण इंसान और उसके पालतू मवेशियों का वन्य जीवों से सीधे संपर्क और सरलीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में इन जीवित वन्यजीव प्रजातियों द्वारा अधिक रोगजनकों का संक्रमण होता है। जाहिर आज घने जंगलों को उजाड़ना महज एक हरियाली को नष्ट करने मात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के लिए कई जीव जनित बीमारियों को न्योता भी देना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।